प्यारे बच्चों, आज मैं आपको साइंस कंटिन्यू करवाते हुए जो अपना चैप्टर चल रहा था एनसीईआरटी क्लास 10th का 3rd नंबर चैप्टर धातु और अधातु, उसी को कंटिन्यू करवाते हुए आज कोशिश कर रहा हूं कि उसकी अंतिम क्लास लूं उसी चैप्टर की। ठीक है, तो आज अपने को जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है धातु का निष्कर्षण, वो करने वाले हैं और बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर आएंगे, ये आप विशेषकर बात को ध्यान रख लेना। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आज जो टॉपिक है अपना, इसका पार्ट 7 है। इससे पहले मैंने पार्ट करवा दिए हैं, 6 तक करवा दिया है। आज इसका 7 पार्ट है। चैप्टर है धातु और अधातु। ठीक है, तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए, क्योंकि आज थोड़ा लगता है कि क्लास लंबी जाएगी और थोड़ा सा स्पीड से भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैटर बहुत है और अपने को लिमिटेड टाइम के अंदर ही कंप्लीट करना है। तो आप देखिए, टॉपिक को समझिए और आनंद लीजिए। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं धातुओं की प्राप्ति। कहां से? उनके खनिज से, उनके अयस्क से धातुओं की प्राप्ति अपने को कैसे करनी है। तो इसके लिए इस टॉपिक में आपके कोई 2-3 डेफिनेशन है, वो सबसे पहले मैं आपको करवा देता हूं। तो देखो कि सबसे पहले डेफिनेशन है आपके पास खनिज की। क्या है खनिज की? खनिज क्या होता है कि पृथ्वी की भूपरपटी पर, पृथ्वी की भूपरपटी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की भूपरपटी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी की सतह है उस पर जो प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उनको अपने खनिज बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं अपने इसको मिनरल। ठीक है, और दूसरी बात करता हूं मैं अयस्क की। अयस्क ये होता है ORE, और ये क्या होता है? ठीक है, तो अयस्क क्या होता है कि ऐसे खनिज जिनमें धातु बहुत अधिक मात्रा में होती है और उन धातु को निकालना बहुत आसान होता है और अपने लिए लाभकारी होती है, उनको अयस्क बोलते हैं। बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में हो, लाभकारी हो, आसानी से निकाला जा सके, और धातु आसानी से निकाली जा सके, धातु आसानी से निकाली जा सके, उसको अपने अयस्क बोलते हैं। यानी कि अयस्क एक खनिज ही है, खनिज का ही प्रकार है जिसके अंदर धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, आसानी से अपने धातु निकाल सकते हैं और अपने लिए लाभकारी है, उसको अयस्क बोलते हैं। ठीक है, तो तीसरी इसके अंदर आपको पॉइंट ध्यान रखना है गैंग के बारे में। गैंग क्या है? जब अपने खनिज निकाला तो उस खनिज के साथ जो अशुद्धियां मिलती हैं, मिट्टी की, रेत की, ठीक है, तो उनको बोलते हैं अपने गैंग। तो गैंग क्या होता है कि अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियां किसकी? मिट्टी की, रेत की। ठीक है, इन अशुद्धियों को अपने गैंग बोलते हैं। आई बात समझ में? 3 डेफिनेशन है छोटी छोटी, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सत्य असत्य के अंदर पूछ सकता है कि ये कथन दे देगा 2-3 बना के, कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, तो वहां से ये
बनने वाला मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो धातुओं के निष्कर्षण के लिए क्या होता है, इनको तीन भागों में बांटा गया है। धातुओं को क्या तीन भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो अधिक क्रियाशील धातु, एक मध्यम क्रियाशील धातु और एक निम्न क्रियाशील धातु। तो मैंने आपको पहले भी ये सीक्वेंस बताया हुआ है कि अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, मध्यम क्रियाशील धातु कौन सी है, निम्न क्रियाशील धातु कौन सी है। तो फिर इनके क्या है कि निम्न क्रियाशील जो धातु हैं उनकी जो अयस्क से अपने धातुओं को निकालने की अलग टेक्निक है और जो मध्यम वाली है उनकी अलग अलग टेक्निक है। तो अपने उसको पूरे को समझते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था कि क्रियाशीलता का क्रम का, वो आप देखो। सबसे पहले आपको मैंने बताया था लिथियम, लिख लेता हूं एक बार में, MnZn क्रोमियम, थोड़ा दूर लिखते हैं, क्रोमियम, MnZn क्रोमियम, फेरस, कोबाल्ट और ये निकल, फिर टिन, PbH, कॉपर, Hg, Ag, Pt और ये Au। मेरे को तो भी बढ़िया तरह से याद है, आप लोग भी इसको याद कर लेना। सीक्वेंस आपको मैंने भी बताया हुआ है। ये अब तीसरी चौथी बार मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। तो लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, फेरस, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और एयू। ये क्या है, अधातु है। ये मैंने सीक्वेंस के अंदर लिख दिया है इसके अंदर। ठीक है, तो जिस प्रकार सीक्वेंस याद है मैंने लिख दिया है, ये मैंने आपको करवाया हुआ। अब देखो इसके अंदर मध्यम क्रियाशील धातु कौन सी है, उच्च क्रियाशील धातु कौन सी है, निम्न क्रियाशील धातु कौन सी है। ये देखो यहां से लेकर Zn तक ये उच्च क्रियाशील धातु के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, उच्च क्रियाशील धातु। इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है क्योंकि इधर बढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इनकी क्रियाशीलता क्या है, बढ़ जाती है। और यहां से लेकर जिंक से लेकर ये हाइड्रोजन तक ये मध्यम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है। ये तो अधातु होगी, इसको अपने छोड़ेंगे। ये जो दूसरी दे रखी है ये क्या है, धातु है। और इसके बाद में ये जो अपने को दे रखा है कॉपर से लेकर गोल्ड तक, ये निम्न क्रियाशील धातु है। क्या है, निम्न क्रियाशील धातु। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं निम्न क्रियाशील धातु की, बहुत ही मजेदार है, तो ध्यान रख लेना। सबसे पहले बात करते हैं निम्न क्रियाशील धातु का निष्कर्षण किस प्रकार होता है, ये चीज अपने को पता होना चाहिए। इसको अपने समझते हैं डिटेल से। तो ये बात ध्यान रखना कि जो निम्न क्रियाशील धातु है ना, कि इनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं ये। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये पहला पॉइंट तो ध्यान रखना है कि ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, किसमें पाई जाती है, स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो कुछ एक क्या है, सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है संयुक्त रूप से। वैसे तो ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, लेकिन क्या है कि कुछ एक जो धातुएं हैं वो अपने सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में भी संयुक्त रूप में रहती हैं। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे जो मरकरी है ये भी सल्फाइड में रहती है, कॉपर है ये भी सल्फाइड में रहती है। जो एजी है, एजी जो है ये भी क्या है कि सल्फाइड में रहती है, AgPtAu, PtAu। ये जो सिल्वर है
ये भी क्या है, ये इसका भी सल्फाइड रूप होता है। AgS सुना होगा आपने, ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फाइड, और AgS सिल्वर सल्फाइड, और ये HgS जिसको सिनाबार बोलते हैं, मरकरी का सल्फाइड। ठीक है, स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, लेकिन कुछ एक जो है ये क्या सल्फाइड और ऑक्साइड रूप में भी पाई जाती है, जैसे कॉपर हो गया और सिल्वर हो गया। तो अब इनका निष्कर्षण देखते हैं अपने पॉइंट। अपने को मेन बात क्या ध्यान रखनी है इसके अंदर, आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनका निष्कर्ष करना है, इनका धातुओं की प्राप्ति करनी है, तो केवल गर्म करके, केवल वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं केवल गर्म करके। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में आप ध्यान रखना कि केवल गर्म करके ही अपने धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, तो इसको आप ध्यान रखना। तो ये है सिनाबार। सिनाबार जो क्या है, एक मरकरी का सल्फाइड है। इस अयस्क से, ये क्या अयस्क है, तो इस अयस्क से अपने क्या करते हैं, मरकरी को प्राप्त करते हैं। क्या तरीका है, तो क्या तरीका है, केवल गर्म करके, क्या बोल रहा है, केवल गर्म करके अपने को मरकरी निकालनी है। तो देखो भी अपने क्या किया, इसको गर्म ही करना है, 2HgS प्लस 3O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, ये लो भी वायु की उपस्थिति में गर्म किया, तो मैंने यहां लिख दिया गर्म करना। ठीक है भाई, अब क्या बनेगा, ये पहले ऑक्साइड में बदलेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑक्साइड में बदलेगा, तो इसको बना देते हैं 2HgO प्लस में 2SO2, तो ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड बन गई, गैस बन गई, ये हवा में उड़ गई। ठीक है, तो ये अपने पास ऑक्साइड बन गया। फिर उसको गर्म किया, फिर क्या है, ऑक्साइड जो पड़ा है ये किस में बदल जाएगा, फिर इसको गर्म किया, और ये जो ऑक्साइड है ये मरकरी को अलग कर देगा और ऑक्सीजन को फिर से गैस बनाकर उड़ा देगा। तो इस प्रकार अपने क्या है कि मरकरी अपने को प्राप्त हो जाती है, किससे, इसका जो अयस्क है सिनाबार, सिनाबार इसका जो अयस्क है, मरकरी का सल्फाइड अयस्क सिनाबार है, जिसको बार बार गर्म करने से अपने को मरकरी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका दूसरा एग्जांपल देखो आप, कॉपर का सल्फाइड, कॉपर का सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, वही है, गर्म करने पर क्या बनेगा, 2Cu2O, ठीक है, और 2 चले गया, अपने पास S2 आ गए, 2SO2 प्लस 2SO2 अपने को ये गैस निकल जाएगी। फिर इसको गर्म किया, अब क्या है कि देखो कॉपर का ऑक्साइड बना है ना, तो इसकी जो समीकरण बनेगी ना, कॉपर का ऑक्साइड है, ये वापस कॉपर के सल्फाइड से क्रिया करेंगे, फिर ये चीज बनाए, क्योंकि जैसे अपने कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, कुछ तो क्या ऑक्साइड बन जाएगा, और कुछ जो सल्फाइड रह गया फिर वो ऑक्साइड से क्रिया कर लेगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड उड़ा देगा। इस प्रकार अब ये जो है ना 2Cu2O, ये फिर क्या Cu2S से क्रिया करके वापिस से क्या बनाएगा, कॉपर बना लेगा, कॉपर प्लस में ये जो बच गया SO2, ये फिर से गैस बना देगा, ये जो अपने को कॉपर प्राप्त हो जाएगा, किसके, कॉपर के सल्फाइड से। इसको बार बार गर्म करने पर, गर्म करते जाएंगे, लास्ट में अपने को क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। तो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को अपने धातु प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उनको केवल गर्म करना पड़ता है, अपने को धातु मिल जाती है। तो अब देखते हैं अपने जो ये मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, इनसे अपने को क्या टेक्निक अपनानी है, कौन सा टेक्निक है जिससे कि अपने को धातुएं प्राप्त हो जाए। तो अब अपन देखते हैं मध्यम अभिक्रियाशील
मध्यम अभिक्रियाशील धातु अयस्क से धातु प्राप्त करना। क्या है? धातु प्राप्त करना। ठीक है, तो जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं उनसे अपने को धातु प्राप्त करना। जो मैंने आपको चार्ट बताया था उसके अंदर आप देख लेना कौन सी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, तो वहां से अपने को धातु कैसे प्राप्त करनी है। तो एक बात इसके अंदर आप ध्यान रखना, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु के जो अयस्क होते हैं ना, ये अयस्क जो हैं ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, कार्बोनेट के रूप में होते हैं, क्या होता है? जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु के जो अयस्क होते हैं ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में और कार्बोनेट के रूप में होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब एक बात इसके अंदर अपन ध्यान रखना है कि अपने सल्फाइड और कार्बोनेट से डायरेक्ट धातु नहीं ज्ञात कर सकते, धातु को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं। सल्फाइड और कार्बोनेट के जो अयस्क हैं उनको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और ऑक्साइड से धातु को निकालना आसान होता है इनकी तुलना में, डायरेक्ट इनकी तुलना में ऑक्साइड से निकालना आसान हो जाता है। तो क्या करते हैं, पहले सल्फाइड और कार्बोनेट के अयस्क को क्या करते हैं? ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना पॉइंट बना के कि सल्फाइड के अयस्क को, सल्फाइड का जो अयस्क है इसको पहले अपने कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, और वो जो कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क, इसको भी किसमें? ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, इन दोनों को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में इसका क्या करते हैं? ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। तो देखो भी, सल्फाइड से ऑक्साइड, कार्बोनेट से ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सल्फाइड से ऑक्साइड, कार्बोनेट से ऑक्साइड, याद करो, सल्फाइड से ऑक्साइड, कार्बोनेट से ऑक्साइड। ठीक है, सल्फाइड से ऑक्साइड, इसको बोलते हैं अपने भर्जन। सल्फाइड से ऑक्साइड, इसको बोलते हैं अपने भर्जन। कार्बोनेट अयस्क से ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं अपने निस्तापन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सत्य असत्य के अंदर पूछ सकता है, भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है। भर्जन होता है जो सल्फाइड अयस्क को अपने किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्साइड के अंदर। और निस्तापन जो होता है कार्बोनेट अयस्क को अपने क्या करते हैं? ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं निस्तापन। ठीक है, तो इनकी आप इक्वेशन भी लिख सकते हो। जैसे सल्फाइड अयस्क ले लिया ZnS, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ऑक्साइड के अंदर, तो ऑक्सीजन से क्रिया करवाऊंगा। तो अब देखो, ऑक्सीजन से क्रिया करवाने के लिए 2ZnO प्लस SO2, 2SO2, तो कितने मॉलिक्यूल लूंगा वो देख लो आप। तो यही बनेगी इक्वेशन 2ZnS, तो 2SO 2SO हो गए कंप्लीट। या एक एक के अपने ले सकते हैं, अपने कोई दिक्कत नहीं है, 2 लेना चाहो तो 3O2 हो गया जैसे यहाँ। तो ये ठीक है, 2O2 से भी हो सकता था क्या? नहीं, 3O2 ही लेना पड़ेगा, 2ZnS प्लस 3O2। ठीक है, ये इसको बोलते हैं अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आप ध्यान रखना, भर्जन की इक्वेशन है, भर्जन की इक्वेशन है। तो इसमें क्या हो रहा है? भर्जन हो रहा है। अब बात करते हैं अपने निस्तापन की। निस्तापन के अंदर क्या था? कार्बोनेट अयस्क। तो ZnCO3 का जो कार्बोनेट अयस्क है इसको देखते हैं। तो ये बन गया आपका ZnO
गर्म ही कर रहे हैं, गर्म करने पर इसको भी गर्म किया, इसको भी गर्म किया, तो ये बन गया ZnO प्लस CO2, ये गैस के रूप में चलेगी। तो ये जो रिएक्शन है ये निस्तापन की रिएक्शन है, निस्तापन, ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है, अभी मेरे प्यारे बच्चों आई बात समझ में, वर्जन और निस्तापन मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये। ठीक है, अब इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, किस टेक्निक से? एक तो वर्जन अपनाया, दूसरा निस्तापन से। अब जो ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, जो ऑक्साइड मिल गया अपने को, ध्यान से समझना, जो ऑक्साइड मिल गया, अब इसका क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? पहली बात और ये दूसरी बात। पहली बात तो इसको कार्बन के साथ अपचयित कर देंगे, कार्बन के साथ क्रिया करवाएंगे, ये होगा आपका अपचायक। कार्बन क्या होगा? अपचायक। कोई सा ले लेते हैं, अपने ले लिया ZnO, कार्बन के साथ क्रिया करवाई तो Zn अपने को प्राप्त होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल गई। ऑक्साइड बना, कार्बन अपचायक के रूप में लिया, कार्बन के साथ क्रिया करवाई तो ये क्या बन गया? अपने पास Zn प्राप्त हो गया। ये बात ध्यान रखना। दूसरा क्या है इसके अंदर मेथड? अपने Zn जो Zn दे रखा है, जिसका भी ऑक्साइड बना है अपने पास, उससे अधिक क्रियाशील तत्व, उससे क्या करते हैं? अधिक क्रियाशील तत्व के साथ क्रिया करवा देते हैं, के साथ क्रिया करवा देते हैं, तो वो क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो इससे क्या किया? अपने को धातु प्राप्त हो जाएगी। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन रिएक्शन के माध्यम से भी अपने को ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है 3MnO2 प्लस 4Al, ये इक्वेशन आपकी दे रखी है। तो यहां से अपने को 3Mn प्राप्त होगा प्लस 2Al2O3, ये बन गया अपने पास, ये Mn प्राप्त हो गया। ये ऑक्साइड ले लिया मैंने मैग्नीज का, मैग्नीज का ऑक्साइड लिया, इसकी क्रिया मैंने इससे अधिक क्रियाशील तत्वों से क्रिया करवा दी, तो ये क्या बन गया? 3Mn, और ये बन गया 2Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया। दूसरी रिएक्शन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि Fe2O3, इसकी क्रिया मैं करवा सकता हूं 2Al से। ठीक है, तो ये बन गया Al2O3 प्लस 2Fe। ध्यान दो भाई, Fe2O3 Al2, तो मेरे पास Al2O3 प्लस 2Fe बन गया। तो ये जो इक्वेशन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फेरस ऑक्साइड, लोहा का जो ऑक्साइड है, फेरस का जो ऑक्साइड है, इसकी क्रिया एल्यूमिनियम से करवाने पर अपने को लोहा प्राप्त होता है। आई बात समझ में? इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। ये जो अभिक्रिया है ना, इसको थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन का जो उपयोग है क्या किया जाता है? रेल की पटरियों, रेल की पटरियों और मशीनों के पुर्जों, मशीनों के पुर्जों के दरारें भरने के लिए, दरारें भरने के लिए, चाहे रेल की पटरी हो, चाहे बड़ी बड़ी मशीनें हो, तो उसके अंदर उनकी दरारों को भरने के लिए थर्मिट रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। थर्मिट रिएक्शन क्या होता है कि लोह ऑक्साइड, लोह तत्व का जो ऑक्साइड है उसकी क्रिया एल्यूमिनियम के साथ करवाने पर या एल्यूमिनियम के साथ गर्म करने पर क्या होता है कि लोहा बनता है, जो इस रिएक्शन को अपने क्या बोलते हैं? थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो दोनों अभिक्रिया है ना, ये दोनों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसके साथ साथ में ऊष्मा भी निकलती है, इनके साथ क्या है?
ऊष्मा भी निकलती है, ये चीज भी आप ध्यान रख लेना मेन करके। तो है कि ये जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो हैं ऑक्साइड के अंदर, सल्फाइड के अंदर और कार्बोनेट के अंदर पाई जाती हैं, कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। तो जो कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क से धातु को आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, तो इसको पहले क्या कि ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए एक तो भर्जन है, दूसरा निस्तापन है। भर्जन क्या होता है कि सल्फाइड अयस्क को जब ऑक्साइड में बदलते हैं उसको भर्जन बोलते हैं, कार्बोनेट अयस्क को जब अपने ऑक्साइड में बदलते हैं उसको निस्तापन कहते हैं। ऑक्साइड में बदल लिया, ऑक्साइड में बदलने के बाद इससे धातु प्राप्त करना है तो अपने पास दो मेथड है। एक मेथड है कार्बन के साथ क्रिया करवा दो, कार्बन यहाँ पे अपचायक के रूप में होगा और क्या है कि इसको अपचयित करके अपने को धातु प्राप्त हो जाएगी। दूसरा क्या है विस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से। विस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से क्या होता है कि ऐसी धातु ले लो जो अयस्क है उससे ज्यादा क्रियाशील हो, तो वो क्या उसको विस्थापित कर देगा, अपने को वो धातु प्राप्त होगी। और इसके अंदर मैंने आपको एक थर्मिट अभिक्रिया भी बताई है, जो फेरस ऑक्साइड की क्रिया जो है एल्यूमिनियम के साथ करवाने पर ये गलित अवस्था में अपने को प्राप्त होता है, जिससे क्या है क्योंकि ऊष्मा बहुत निकलती है तो इससे क्या है कि थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। ये थर्मिट रिएक्शन जो है रेल की पटरियों को, मशीनों के पुर्जों को जो है दरारें भरने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये तो थी मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। तो अब अपने बात करते हैं जो उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं उनसे अपने को धातु कैसे प्राप्त कर रही है। तो अब अपन बात करते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातु। उच्च अभिक्रियाशील धातु अयस्क से धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण, ठीक है। ये देखते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातु सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या होती है उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है। तो जो इनसे अपने को धातु का निष्कर्षण करना है तो कार्बन के जैसे अपने जो मध्यम वाली जो बात कर रहे थे, मध्यम वाली है, उनको अपचयित करने के लिए किसका उसका जो ऑक्साइड था उसको अपने क्या कर रहे थे कार्बन के साथ अपचयित करवा के अपने धातु प्राप्त कर रहे थे। लेकिन जो इसके अंदर है, जो इसका ऑक्साइड है इन धातुओं का, उसको कार्बन के साथ क्रिया नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि जो इनका जो ऑक्साइड है वो कार्बन की से ज्यादा बॉन्डिंग रखता है, यानी कि उनके बीच में जो मजबूत बल है, बंध क्या है मजबूत है, तो कार्बन उनको नहीं तोड़ सकता। तो कार्बन के साथ तो अपचयित अपने नहीं करवा सकते, ये बात आप ध्यान रखना। क्योंकि जो उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है कार्बन की अपेक्षा ज्यादा होती है, यानी कि जो उनका जो अयस्क है, मेन बात आपको बताना चाहता हूं सिंपल वे के अंदर, जो अयस्क जो अपने पास ये जो धातु है उच्च अभिक्रियाशील धातु है, इनका ऑक्साइड है और उन दो उस धातु का और ऑक्साइड का जो बंध है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बंध से क्या है ज्यादा मजबूत है, इसलिए कार्बन उसको नहीं तोड़ पाता है। आई बात समझ में? तो कार्बन के साथ तो इसकी अभिक्रिया अपने नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते तो फिर करे क्या? करना यह है कि इनका क्लोराइड, जो ये धातु हैं उच्च अभिक्रियाशील धातु है, इनका क्लोराइड ले लेते हैं गलित अवस्था के अंदर। फिर इसके अंदर क्या कि विद्युत अपघटनी मेथड के द्वारा अपने को सोडियम प्राप्त कर सकते हैं। तो मेन बात है क्लोराइड, गलित अवस्था में इसका क्लोराइड लेंगे, गलित क्लोराइड अवस्था। फिर इसके अंदर क्या है कि धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करने से क्या है कि जो कैथोड है, जो सोडियम है वो कैथोड पे चला जाएगा। ये प्रोसीजर तो मैंने, और जो Cl2 है बहुत बार मैंने करवाई है, Cl2 जो है वो एनोड पर चली जाएगी। बस इसके अंदर आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को अलग करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। बस ये चीज ध्यान रखना है, विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया। और कैथोड पर आपका सोडियम चला जाता है और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। ये इसके अंदर आपको मेन बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तो था जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं और
मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में उनका निष्कर्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसके अंदर जो याद भी करना है, तो एक जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है ना, उनको अच्छी तरह पढ़ लेना। उसके अंदर भी भर्जन और निस्तापन पढ़ लेना। एक जो है थर्मिट अभिक्रिया वो पढ़ लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं। देखते हैं धातु का परिष्करण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है इतना। इसके अंदर ये जो एनोड पंख है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मान सकता हूं कि एनोड पंख क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है, फिर भी अपने देख लेते हैं धातु का परिष्करण। ये कहता है कि जो अपने जैसे उच्च अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु और मध्यम अभिक्रियाशील धातु से जो अपने धातुएं प्राप्त की हैं, ये बोलता है कि वो धातुएं अशुद्ध हैं अभी भी। तो उन धातुओं को शुद्ध करने के लिए जो शुद्ध करना क्या कहलाता है? धातु का परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु का परिष्करण कहलाता है कि मैं धातु का जो इसके साथ अशुद्धियां आ गई हैं, उस अशुद्धियों को अलग करना और फिर फाइनल जो शुद्ध धातु प्राप्त होती है, इस मेथड को क्या बोलते हैं? धातु का परिष्करण। तो इसके लिए जो प्रचलित विधि है, प्रचलित विधि वो क्या है? विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी विधि। बस इसके अंदर ये चीज ध्यान रखना, धातु का परिष्करण किस विधि से किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना विद्युत अपघटनी विधि के माध्यम से। यानी कि अपने को धातु प्राप्त की थी वो अभी अशुद्ध थी, उसके अंदर कुछ ना कुछ अशुद्धियां थी, तो उस अशुद्धियों को हटाने के लिए धातु का परिष्करण करते हैं। और धातु का परिष्करण की जो प्रचलित विधि है विद्युत अपघटनी विधि है। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, जो अशुद्ध धातु होती है, जो विलयन के अंदर जो अशुद्ध धातु है उसका बनाते हैं एनोड, और जो शुद्ध धातु है उसका बनाते हैं कैथोड। अब क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर धारा प्रवाहित की तो जो एनोड पर अशुद्ध धातु विद्युत अपघटे में घुल जाती है। जो एनोड बनाया है ना अशुद्ध धातु का, समझना दोबारा, ये एनोड बनाया, अपने अशुद्ध धातु का एनोड बनाया है, तो यहां से जो अशुद्ध धातु घुल घुल के निकल के विलयन में चली जाती है। तो किस में चली जाती है? इस विलयन के अंदर चली जाती है। कहा? यहाँ विलयन जो अशुद्ध धातु और दो मिश्रण है, यहां से टूट टूट के यहाँ गिरने लग जाती है। एनोड पर अशुद्ध धातु विद्युत अपघटे में घुल जाती है। ठीक है, उसके बाद में उतनी ही मात्रा में, ये कहता है कि उतनी ही मात्रा के अंदर क्या होता है, उतनी ही मात्रा में कैथोड पर शुद्ध धातु निक्षेपित हो जाती है। तो यहां से जो ये जो विलयन पड़ा है, यहां से शुद्ध धातु यहाँ पे चिपकने लग जाती है, निक्षेपित होने लग जाती है। तो इसको बोलते हैं विधातु का परिष्करण विद्युत अपघटनी विधि के माध्यम से। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था। इसके बाद अपन देखते हैं कि विलय जो अशुद्धियां हैं विलयन में चली जाते हैं। जो घुलने वाली अशुद्धियां हैं, जो घुलने वाली अशुद्धियां, तो वो तो क्या हो जाती हैं? विलयन के अंदर चली जाती हैं। दूसरी जो अविलय अशुद्धियां हैं, जो जल के जो इस विलयन में नहीं घुल रही हैं, तो ऐसी अशुद्धियां क्या होती हैं? एनोड की तली, ये जो एनोड था इसकी तली पर निक्षेपित हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? अपने एनोड पंख बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन को आप ध्यान करना। एनोड पंख क्या होता है? एनोड पंख होता है अविलय अशुद्धियां किसके माध्यम से अपने प्राप्त? विद्युत अपघटनी, यानी कि धातु का परिष्करण करते समय विद्युत अपघटनी विधि के माध्यम से जो एनोड की तली पर अविलय अशुद्धियां शेष रह जाती हैं, निक्षेपित हो जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? अपने एनोड पंख कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ये तो आपका जो धातुओं का निष्कर्षण कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक रह गया है, एक तो है संक्षारण, ठीक है, और दूसरा है संक्षारण से बचाव। क्या है? बचाव। तो मैं आज कोशिश कर रहा था कि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन क्या है कि ये दो टॉपिक रह गए हैं,
संक्षारण और संक्षारण से बचाव। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगा, क्योंकि आज जो वीडियो है बहुत लंबी बनी है, तो इसलिए ये मैं टॉपिक संक्षारण और संक्षारण से बचाव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप देख लो कि वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस वीडियो को, ये जो आप देख रहे हो ना वीडियो, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे अब लगभग 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं। वीडियो को मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिख रहा हूँ, फिर उसको साफ कर रहा हूँ, फिर इसकी वीडियो बना रहा हूँ। अब इसको क्या करूँगा, एडिटिंग करूँगा। वीडियो तैयार हुई है, ठीक है, लगभग 1 घंटे के करीब ये वीडियो तैयार हुई है। अब इसकी एडिटिंग करूँगा मैं। एडिटिंग करने के बाद फिर आपको मैं अपलोड करूँगा। तो थोड़ा सा क्या है कि आप एक लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे क्या है कि मुझे मेहनत करने में और हौसला है कि और ज़्यादा मेहनत करूँ। तो अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया मेरे को वीडियो को अपलोड करते हुए। तो आज भागा दौड़ भी बहुत ज़्यादा रही है, करवा चौथ का व्रत है, तो इधर उधर भी काफ़ी जाना पड़ा है। तो अब भी मेरे को मार्केट जाना है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक और एग्ज़ाम के लिए, जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जिसके अंदर भी साइंस आ रही है, तो बेस्ट ऑफ लक। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।